नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं सब लोग। तो सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूपीएससी प्रीलिम टेस्ट 35। सब्सक्राइब कीजिए एम यूपीएससी को। आज का 10 नवंबर का जो है, जो आपका 10 नवंबर का रह गया था, वो आज या फिर कल 2 दिन का कवर हो जाएगा। ठीक है, तो फिकर नॉट। ठीक है, तो करंट, बेसिक, स्टैटिक, जीके और फैक्ट, इन सब पांचों को साथ में लेकर आज हम 10 एमसीक्यू सोल्व करेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन होगा हिस्ट्री का। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए देखिए डोबरा चाटी पुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है कि यह उत्तराखंड की टिहरी गढ़वाल जिले में अवस्थित है। दूसरा क्या है कि यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा सिंगल लैंड पुल है। तीसरा क्या है कि इसके निर्माण से टिहरी और प्रतापनगर के बीच यात्रा के समय में कमी आएगी। तो कौन सा कथन सही है, यह पूछा गया है। तो एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन। तो ठीक है, ये इसकी फिगर। ठीक है, ठीक है, ये है डोबरा चाटी। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए। अपना आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी, यानी कि एक और तीन कथन सही है। आइए देख लेते हैं। देखिए हाल ही में क्या हुआ कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। आपकी वर्ग 3 और वर्ग 2 परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, करंट से रिलेटेड है, इसलिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा टिहरी गढ़वाल जिले में जो टिहरी झील है उस पर अवस्थित जो पुल है, उसका नाम क्या है, डोबरा चाटी पुल का उद्घाटन किया गया। पहला कथन सही होगा। अब यह पुल 725 मीटर लंबा है। ठीक है, यूपीएससी में ऐसा नहीं पूछा जाएगा 725 मीटर लंबा है या फिर इतना बड़ा है। ठीक है, अब ये पीसीएस का हो गया कि 725 मीटर लंबा, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन हर बार आप कोई भी एग्जाम दीजिए, उसके 5 से 8 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट है। आपको रात को 3 बजे भी उठा के उसका आंसर पूछे तो आपको आना चाहिए, इतने रट लीजिए। ठीक है, 725 मीटर लंबा है और भारत का सबसे बड़ा सिंगल लेन पुल है। देखिए सिंगल लेन है। ठीक है, सिंगल लेन पुल है। अब इस पुल के निर्माण से टिहरी और प्रतापनगर के बीच में जो यात्रा है उसका समय कम हो जाएगा। कितना कि 1.5 से 5 घंटे की जो कटौती होने का अनुमान लगाया जा रहा है, इसलिए तीसरा कथन सही है। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि केराट के बारे में पूछा गया। केराट बांग्लादेश 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है कि यह भारत, बांग्लादेश तथा अमेरिका का संयुक्त नौसेना अभ्यास है। दूसरा क्या है कि इसे अभ्यास से जुड़ी समुद्री नौसैनिक गतिविधियां अरब सागर में संपन्न हुई। तो कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी कि न तो एक और न ही दो, यानी कि दोनों के दोनों कथन गलत है। आइए जानते हैं केराट क्या है। देखिए केराट क्या है कि कोऑपरेशन ऑफ फ्लेट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग बांग्लादेश 2020। ठीक है, बांग्लादेश तथा अमेरिकी जो नौसेनाओं के मध्य जो संयुक्त नौसेना अभ्यास है, यह दोनों देशों के मध्य इस तरह का प्रथम नौसैनिक अभ्यास है। इसमें भारत ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, यहाँ क्या है, भारत बांग्लादेश में भारत ने भाग ही नहीं लिया था। सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में था कि बांग्लादेश तथा अमेरिका की नौसेना के मध्य था। ठीक है, और नौसेना अभ्यास है, याद रखना। इस अभ्यास से जुड़ी समुद्री गतिविधियां बांग्लादेश और जो यूएस है उसके समुद्री जहाजों द्वारा बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुई, इसलिए दूसरा भी कथन है बंगाल की खाड़ी में खत्म हुई है, अरब सागर में नहीं खत्म हुई है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएससी और पीसीएस और एग्जाम, कोई भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको मैं बता जाऊंगा साथ में किस किस एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी निगरानी उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह इसरो का रिसेट 2BR1 का प्रक्षेपण के बाद पहला मिशन है। दूसरा क्या कि यह एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो सभी परिस्थितियों में उच्च गुणवत्ता वाला चित्र प्रदान कर सकता है। तो कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए आंसर ऑप्शन सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। आइए देख लेते हैं। तो हाल ही में क्या हुआ कि इसरो द्वारा जो पृथ्वी निगरानी उपग्रह है, पृथ्वी से ऊपर से सैटेलाइट रखते हैं ना, निगरानी उपग्रह है EOS-1, उसको कहां से, श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया है, जो पिछले रीसेट 2BR1 के प्रक्षेपण के बाद इसरो का पहला मिशन है। पहला मिशन है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो सभी परिस्थितियों में, किन किन परिस्थितियों में, बादल, कोहरे या फिर प्रकाश में कमी
ठीक है, ऐसी परिस्थिति में उच्च गुणवत्ता वाले जो चित्र प्रदान कर सकता है, ये बहुत लाभकारी है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा के बारे में पूछा गया, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका गठन भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत किया गया। दूसरा क्या कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय का द्वितीय वरिष्ठ जो न्यायाधीश प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है, कौन होता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा वरिष्ठ न्यायाधीश प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो और नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी यानी कि दोनों के दोनों कथन अपने सही है। आइए देख लेते हैं। देखिए, नालसा है नेशनल क्या कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा। पहले देख लेते हैं वो क्या है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था कि भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम नालसा एक्ट 1987 के अंतर्गत समाज के जो कमजोर वर्ग को समाज के जो कमजोर वर्ग को निःशुल्क और कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए और विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य ये है। ठीक है, फिर से पढ़ दे रहा हूं, दिमाग में बिठा लीजिएगा। नालसा, नालसा याद, नालसा शब्द सुनाई दे कहीं भी तो ये याद होना चाहिए कि जो समाज के कमजोर वर्ग को निःशुल्क और सेवाएं कानूनी सेवाएं जो प्रदान करने के लिए विवादों को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालत का आयोजन करने का उद्देश्य किया गया था। नालसा शब्द सुनते ही क्या दिमाग में आना चाहिए कि एक तो लोक अदालत, दूसरा क्या है कि जो कमजोर वर्ग है समाज में उसको कानूनी सेवाएं, निःशुल्क कानूनी सेवाएं देना, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो नालसा का मुख्य संरक्षक होता है। कौन होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश है? अब नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका नाम क्या है। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, वो प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखने वाली बात है। अनुच्छेद 39A अवसर की समानता के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 22(1) के तहत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, याद रखना कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 22(1), ठीक है, विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य को बाध्य करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाली बात है, क्योंकि सभी को अमीर वर्ग होता है उसको तो वो पैसे देके अपना न्याय ले सकता है। ठीक है, पर जो गरीब तबका होता है, गांव में रहता है, उसको उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो बाहर जाके अपना जो जस्टिस है वो ले सके। ठीक है, इसलिए नालसा शुरू किया है। ठीक है, जो उसका गठन किया गया था कब? 1987 को। तो ये क्वेश्चन भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 गोरखा राइफल्स के बारे में पूछा गया है, चर्चा में है। बटालियन केवल गोरखा बटालियन है, केवल भारतीय अधिवासित गोरखाओं का ही भर्ती की जाती है। क्या बोला गया कि गोरखा राइफल्स है वो बटालियन है, उसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय अधिवासित गोरखाओं को ही भर्ती की जाती है। दूसरा क्या कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं में गोरखाओं की भर्ती की शुरुआत वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद हुई थी। कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। ठीक है, पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। देखिए, वर्तमान में भारतीय सेना के पास लगभग कितने हैं? 40 गोरखा राइफल्स बटालियन है। ठीक है, बटालियन माने कि एक सेना की टुकड़ी, ठीक है, बटालियन है, जिसमें केवल नेपाल अधिवासी जो गोरखा होते हैं और भारतीय अधिवासित गोरखा को ही क्रमशः 60 और 40 के अनुपात में भर्ती किया जाता है। यानी कि जो नेपाल अधिवासित गोरखा है उसको वो 60 है। अगर 100 भर्ती करने हैं, ठीक है, तो 100 में से 60 किसके होंगे कि नेपाल अधिवासित गोरखा होंगे, और 40 कितने हैं? 40 किसके होंगे कि तो भारतीय अधिवासित गोरखा होंगे। ठीक है, तो क्लियर कर दीजिएगा। नेपाल, भारत और ब्रिटेन के बीच, ठीक है, 1947 में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। किसके बीच में? नेपाल, भारत और ब्रिटेन के बीच में। अब क्या हुआ था उसके मुताबिक कि भारत और ब्रिटेन को अपनी सेनाओं में भारत और ब्रिटेन को अपनी सेनाओं में नेपाल के गोरखा सैनिकों की भर्ती करने की अनुमति दी गई है, याद रखना है। ठीक है, अब जब आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1814 से 16 के बीच में, जिसे गोरखा युद्ध भी कहा जाता है। उसके दौरान जो अंग्रेज सेना को अधिक क्षति हुई थी, तब अंग्रेज सेना को अधिक क्षति हुई थी, तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार अपनी सेना में गोरखाओं को भर्ती किया था। यह युद्ध 1816 की सुगोली संधि है,
उस पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। सुगोली की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है, सुगोली की संधि, ठीक है, ठीक है, समाप्त हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा पार जो वन्य जीव तस्करी के हॉटस्पॉट के रूप में पश्चिम बंगाल एवं पूर्वोत्तर भारत के उभरने का प्रमुख कारण क्या है? तो पहला क्या है कि बांग्लादेश एवं म्यांमार की सीमाओं में और थाईलैंड से निकटता, ठीक है। दूसरा क्या है, किस पहले ठीक है फिर से पढ़ देता हूँ आपको क्लियर हो जाए। देखिए, जो सीमा पर वन्य जीव से यानी कि बॉर्डर के उस पार जो वन्य जीव होते हैं उसकी तस्करी होती है। तस्करी यानी कि यहाँ से लेके वहां पर ले जाना, तस्करी चोरी करके ले जाना, ठीक है, कोई भी इनलीगल तरीके से। तो फिर क्या करते हैं कि वहां या फिर उसके मार्केट में बेच देते हैं या फिर उसके अंग अंग निकाल देते हैं, उसको कीमत ज्यादा होती है, तो ये फिर होता है, ठीक है। अब क्या है कि सीमा पार से वन्यजीव तस्करी के हॉटस्पॉट के रूप में पश्चिम बंगाल एवं पूर्वोत्तर भारत है, उसका उभरने का यानी कि ये प्रक्रिया, ये जो इनलीगल वन्यजीव तस्करी है वो बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, तो पहला क्या है कि बांग्लादेश एवं म्यांमार की सीमाओं और थाईलैंड से निकटता, ये कारण हो सकता है। दूसरा है कि समृद्ध नदी नेटवर्क की उपलब्धता। तीसरा है कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा से निकटता। और चौथा क्या है कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। आइए देखिए, कोविड-19 के मद्देनजर ऐसी विदेशी प्रजातियों की तस्करी के कारण जो जूनोटिक रोग है, प्राणी से फैलने वाले, उसके प्रसार की आशंका एक वैश्विक मुद्दा बन गया, ये हम जानते हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी, नकली सामान और मानव तस्करी के बाद अब अवैध रूप से वन्यजीव व्यापार को वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा संगठित अपराध घोषित किया गया है। फिर से बोल दे रहा हूं कि नशीले पदार्थ की तस्करी होती थी, नकली सामान की तस्करी भी होती थी, मानव तस्करी भी होती, उसके बाद ये तीनों तो थे, उसके बाद अवैध रूप से वन्यजीव व्यापार को वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा संगठित अपराध घोषित किया गया है, ठीक है। तो बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा और थाईलैंड से निकटता के कारण जो पश्चिम बंगाल है और पूर्वोत्तर भारत है, उसकी सीमा पार से वन्यजीव तस्करी के हॉटस्पॉट के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। वन्यजीव अपराध में जो शामिल कई अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको विदेशी मुद्रा के अवैध संचलन के अलावा कई अन्य गैरकानूनी गतिविधियां जैसे ड्रग्स की तस्करी, वाणिज्यिक सामान और यहाँ तक कि बंदूकों की तस्करी के लिए भारत बांग्लादेश सीमा का उपयोग करते हैं। तो बहुत सोचने वाली बात है सरकार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोरखा राइफल्स बटालियन में किस राज्य के गैर गोरखा नागरिकों की भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई थी? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। पीसीएस और यूपीएससी के सिवा सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में तो इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए, अपने एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय में जो सेना मुख्यालय है अपने भारत के, उसने गोरखा राइफल्स में उत्तराखंड के गैर गोरखाओं की भर्ती को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड के गैर गोरखाओं को मंजूरी दे दी है। सिर्फ पहले तो गोरखा ही थे, अब गैर गोरखा भी उसकी भर्ती को मंजूरी दे दी है। किसने दी है? सेना मुख्यालय ने, ठीक है। अब वर्तमान में भारतीय सेना के पास कितने, लगभग 40 गोरखा राइफल्स है, ये हमने जान लिया, बटालियन, ठीक है, जिसमें केवल नेपाल अधिवासित गोरखाओं और भारतीय अधिवासित गोरखाओं को क्रमशः 60-40 के अनुपात में भर्ती किया जाता है, ये हमने आगे देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न न होने के कारण क्या है? ठीक है, उत्पन्न न होने के कारण, ठीक है, समुद्री पृष्ठों का निम्न ताप होना। दूसरा क्या है कि उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र की गैर मौजूदगी। तीसरा क्या है कि कोरियोलिस बल का दुरुपयोग होना। चौथा क्या है कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो वीडियो में को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन ए यानी कि समुद्री पृष्ठों का निम्न ताप होना। देखिए, चक्रवात को कम वायु मंडलीय दाब है और उसके चारों ओर जो गर्म हवा को तेज आंधी को कहा जाता है। चक्रवात किसे कहा जाता है? चक्रवात कम वायुमंडलीय, जहां दबाव कम हो, ठीक है, जिस वायुमंडल में, और उसके चारों ओर गर्म हवाओं जो तेजी से आंधी आती है, उसको कहा जाता है। दोनों गोलार्धों के चक्रवाती तूफानों में अंतर यह है, ठीक है, दोनों गोलार्ध है, उत्तर गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध, उसमें डिफरेंस क्या है दोनों में कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशाओं में तथा किस मतलब
काउंटर क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज, ठीक है। ये है एंटी क्लॉकवाइज, किसमें है तो उत्तरी गोलार्ध में। देखिए ये है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये है साउथर्न यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में, ये है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो चलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में हरिकेन, टाइफून आदि नामों से जाना जाता है। याद रखने वाली बात है कि उत्तरी गोलार्ध को हरिकेन, टाइफून आदि नामों से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्व प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न न होने के कारण समुद्री पृष्ठों का निम्न ताप होता है। तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्के टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पक्के टाइगर रिजर्व नवंबर से मार्च तक ठंड के मौसम वाली उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है। दूसरा क्या है कि यहाँ बिल्ली और परिवार की 3 बड़ी प्रजातियां हैं, बिल्ली परिवार की 3 बड़ी प्रजातियां हैं, बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड और क्लाउन डेड तेंदुआ पाया जाता है, ठीक है। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। वीडियो, अरे सॉरी, क्वेश्चन सभी के लिए, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है। यूपीएससी में तो आते ही है, पर पीसीएस एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्या है कि दोनों के दोनों कथन सही। आइए देखिए, पक्के टाइगर रिजर्व है जिसे पखुई टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो पूर्वी कामेंग जिले में स्थित एक टाइगर रिजर्व है। तो पक्के टाइगर रिजर्व नाम है वो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। दोनों दोनों याद रख लेना, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में नामदफा रिजर्व के पश्चिम भाग में स्थित है, ठीक है। देखिए ये है नामदफा, ठीक है, और उसके पश्चिम में ये रहा पक्के, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है। देख लिया, यहाँ पर है पक्के, और ये रहा नामदफा, नामदफा पे पश्चिम में, ठीक है। तो यह उत्तरी पश्चिम में बरेली या कामेंग नदी पर पूर्व में पक्के नदी से घिरा है। पक्के टाइगर रिजर्व नवंबर से मार्च तक ठंडे समय वाली उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ बिल्ली परिवार की 3 बड़ी प्रजातियां, बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड और क्लाउडेड तेंदुआ होता है, ठीक है। और यहाँ विश्व स्तर पर लुप्त प्राय सफेद पंखों वाले व्हाइट विंग्ड वुड डक, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट ये भी हो गया, ठीक है। यहाँ विश्व स्तर पर लुप्त प्राय, ठीक है, लुप्त हो गए सफेद पंखों वाले व्हाइट विंग्ड वुड डक, ठीक है, बतख, और अनोखा इसी बिल, ठीक है, आईसी बिल, और दुर्लभ ओरिएंटर बे इल्लू उल्लू, ठीक है, और हॉर्नबिल जैसे पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है, ठीक है, लुप्त प्राय में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कुछ भी हो जाए याद रखना, फैक्ट है पूरा का पूरा, ठीक है। और ये रहा पक्के टाइगर रिजर्व और यह रहा नामदफा, ठीक है। तो ये टाइगर रिजर्व से तो याद रख लेना, ठीक है, कौन कौन से राज्य में है। आइए देखिए, ये क्वेश्चन है हिस्ट्री का, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 2010 में पूछा गया यूपीएससी में। पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है कि पुडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा क्या है कि पुडुचेरी का कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। और तीसरा क्या है कि अंग्रेजों ने कभी पुडुचेरी पर कब्जा नहीं किया है। तो कौन सा कथन सही है, केवल एक, दो और तीन, केवल 3 या फिर तीनों के तीनों, ठीक है। तो पुडुचेरी के बारे में पूछा गया है। देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए यानी कि केवल एक पहला कथन सही है, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिए पुडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। ये सर्वप्रथम भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। बाद में इन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर लिया। अन्य कथन गलत है, बाकी के दोनों कथन गलत है, पहला कथन ही सिर्फ सही है, ठीक है। तो ये रहा आज का 10 क्वेश्चन की सीरीज। तो वीडियो को लाइक कीजिए, पोस्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो, ठीक है, तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके लिए स्पेशल लेक्चर या फिर वीडियो के बीच में आपको पूरा का पूरा टॉपिक कवर करवा दूंगा गारंटी के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं कल, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।